नमस्कार। आज हम रीतिकाल के एक प्रमुख कवि मतीराम पर विचार विमर्श करेंगे। मतीराम चिंतामणि और भूषण के भाई थे। इनके जन्म के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1674 मानते हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि 1617 में इनका जन्म हुआ था। एक जन्म को लेकर विवाद की स्थिति प्राय प्राचीन कवियों में बनी ही रहती है, तो उसी परंपरा का ही एक तरह से निर्वाह मतीराम की जन्म तिथि भी कर रही है। मतीराम ब्रज भाषा के कवि थे, रीतिकाल के कवि थे और बहुत अच्छे और प्रसिद्ध कवि माने जाते थे। मतीराम की दो रचनाएं प्रमुख रूप से ललित ललाम, रसराज, ये प्रसिद्ध मानी जाती हैं और आचार्यों का एक मत है कि मतीराम ने केवल ये दो ही रचनाएं की थी। इसके अलावा डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र के अनुसार मतीराम की 8 रचनाएं पाई गई हैं, जो हैं फूल मंजरी, रसराज, छंदसार पिंगल, ललित ललाम, मतीराम सत्सई, साहित्य सागर, लक्षण श्रृंगार और अलंकार प्रवेशिका। लेकिन कुछ आचार्यों का यह मानना है कि जब भाषात्मक दृष्टि से और भावात्मक दृष्टि से इन रचनाओं की समीक्षा की गई तो इनमें ललित ललाम और रसराज की साम्य में कोई भी रचना भाषा और भाव की दृष्टि से नहीं ठहर पाई। ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित किया गया कि मतीराम नाम के 2 कवि थे, जिनमें एक ये थे जिन्होंने ललित ललाम और रसराज लिखा और बाकी दूसरा जो कवि मतीराम थे उन्होंने बाकी रचनाएं लिखी मतीराम के नाम से। लेकिन मतीराम की एक रचना और प्रसिद्ध है, वो है मतीराम सत्सई, जो बिहारी सत्सई के पैटर्न पर लिखी गई है। बिहारी सत्सई की मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। उसमें वही सारी बातें हैं जो बिहारी सत्सई में रीति, नीति और भक्ति के भाव में कही गई हैं। तो उसको देखते हुए, क्योंकि बिहारी मतीराम से के समकक्ष थे, तो समकक्ष होने की स्थिति में थोड़ा बहुत सालों का अंतर था। ऐसी स्थिति में बिहारी का प्रभाव मतीराम पर पड़ना स्वाभाविक था, तो वो भाव माना जा सकता है कि मतीराम की रचना हो और काफी प्रसिद्ध रचना थी। मतीराम ने अपनी रचनाओं के माध्यम से विशेष रूप से श्रृंगार के विभिन्न पक्षों को उन्होंने प्रस्तुत किया। माधुर्यपूर्ण चेष्टाओं को, नायक नायिका के सौंदर्य को, नायक नायिका के माधुर्यपूर्ण चेष्टाओं को, उन्होंने नव विवाहित दंपत्ति के प्रेमपूर्ण चेष्टाओं को, उन्होंने नीति के अंतर्गत आने वाली उक्तियों को अपने काव्य का विषय बनाया। दाम्पत्य जीवन की विशेष चेष्टाओं को उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया। यानी शुद्ध रीति श्रृंगार के कवि थे मतीराम। तो मतीराम ने कई जगह तो उन जो पाबंदियां थी, उन उस समय के जो एक तरह से बंदिशें मानी जाती थी, उन बंदिशों को तोड़ा है। जो बिहारी ने भी जिन बंदिशों को माना है, मतीराम ने उन बंदिशों को तोड़ा है। यानी श्रृंगार के वर्णन को उन्होंने शुद्ध ब्रज भाषा में शुद्ध भाव के साथ, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी आवरण के उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ये एक तरह से मतीराम की सत्यनिष्ठा को तो प्रभावित करती ही हैं, साथ ही मतीराम के मूल भाव को भी प्रदर्शित करती हैं। आचार्य मतीराम के बारे में सही मायने में जो बात आई, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भाषा के सहज प्रवाह और भावों की आडंबरहीनता के मामले में मतीराम का कोई मुकाबला नहीं है। भाषा की दृष्टि से देखें तो ब्रज भाषा का सहज प्रवाह हो रहा है, अलंकारों का सहज निरूपण हो रहा है, छंद विधान सहज भाव में आ रहे हैं और आडंबरहीनता इनकी भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस मत को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि कई मानों में मतीराम जो है वो अकृत्रिम रूप से अपनी कविता को, अपने भावों को, अपनी भावाभिव्यंजना को प्रस्तुत करते हैं। बाकी अन्य कवियों में, समकालीन अन्य कवियों में भी कृत्रिमता दिखाई दे जाती है, उसमें बंदिशें जो हैं ओढ़ी हुई दिखाई दे जाती हैं। ऐसा मतीराम में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि मतीराम ने बंदिशों को ओढ़ा ही नहीं। मतीराम ने कोई ऐसा आवरण नहीं ओढ़ा जिस आवरण में उसके अपने निज भाव जो हैं वो कहीं ना कहीं दब जाएं, वो कहीं ना कहीं छिप जाए और वो सामने नहीं आ पाए। काव्य, किसी भी कवि की कविता का
की कसौटी जो होती है वो उसकी निश्चलता होती है, वो उसकी अकृत्रिमता होती है, वो उसकी भावाभिव्यंजना होती है। अगर उसमें कहीं भी कृत्रिमता आ गई, कहीं भी बंदिश आ गई, तो उसका अपना मूल भाव, कवि का मूल भाव जो है वो पाठकों के सामने नहीं आ पाता। और मतीराम ने इस चीज का बहुत ध्यान रखा है। तो मतीराम एक कवि के रूप में श्रृंगार के श्रेष्ठ कवियों में उनकी गिनती होती है। वे आचार्य नहीं थे, कवि थे। लक्षण ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, लक्षण ग्रंथों का उन्होंने पालन भी किया है, लक्षण नियमों का भी उन्होंने पालन किया है, लेकिन फिर भी वे अपने आप को सदैव एक कवि ही कहते थे। कभी उन्होंने आचार्य नहीं कहा और ना ही आचार्यत्व का उन्होंने कभी दंभ भरा। तो मतीराम कई मानों में, अगर हम उनकी 2 ही रचनाओं को मानते हैं तो भी अपनी विद्वता को प्रतिपादित करते हैं, और अगर हम उनकी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार 8 रचनाओं को मानते हैं तो भी वे अपनी विद्वता को प्रतिपादित करते हैं। क्योंकि मतीराम के भाव और मतीराम के काव्य की विशेषताएं अपने आप में रीति काल के अन्य कवियों से बिल्कुल पृथक थी। जैसे जैसे हम मतीराम को पढ़ेंगे वैसे वैसे उसके नायिका भेद को समझेंगे, वैसे वैसे हम उसके श्रृंगार रस को समझेंगे, वैसे वैसे हम उनकी अन्य जो अलंकार योजना है उन पर हम विचार विमर्श करेंगे। तो मतीराम को समझने के लिए हमें मतीराम के स्तर पर उतरना पड़ता है, मतीराम के स्तर पर आना पड़ेगा, तब जाकर हम मतीराम को समझ पाएंगे। यानी हमारा मानसिक स्तर मतीराम के लेवल तक का होना चाहिए ताकि हम उसको सहज भाव में समझें। कई बार बिहारी और मतीराम में तुलनात्मक अध्ययन होता है। बिहारी ने भी श्रृंगार का वर्णन किया है, मतीराम ने भी श्रृंगार का वर्णन किया है, लेकिन मतीराम के श्रृंगार में और बिहारी के श्रृंगार में वही मैंने आपको कहा कि आवरण के ओढ़ने और नहीं ओढ़ने का अंतर साफ दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए मतीराम को मैं व्यक्तिगत रूप से कई बार बिहारी से श्रेष्ठ मानता हूं। जब मतीराम सत्सई का मैंने अध्ययन किया तो मैंने उसमें पाया कि कहीं ना कहीं बिहारी मतीराम से प्रभावित हुए हैं, मतीराम बिहारी से प्रभावित नहीं हुए हैं, बिहारी मतीराम से प्रभावित हुए हैं। और बिहारी की जो अभिव्यंजना है, मतीराम की अभिव्यंजना उससे कहीं अधिक प्रौढ़ है, कहीं अधिक समृद्ध है, कहीं अधिक विचारवान है। तो ऐसी दृष्टि से हम इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि मतीराम एक श्रेष्ठ रीति काल के कवि रहे हैं, श्रेष्ठ आचार्यत्व के हकदार रहे हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये उनकी महानता है। लेकिन आचार्यत्व में कहीं कोई मतीराम की कमी नहीं थी। और अपनी पारिवारिक परंपरा, भूषण, चिंतामणि आदि जो भाइयों की श्रृंखला थी, उस श्रृंखला का, पारिवारिक परंपरा का मतीराम ने बहुत गंभीरता से पालन किया है और उस पर खरे भी उतरे हैं। अपनी पारिवारिक परंपरा के आधार पर एक श्रेष्ठ कवि के रूप में उनको चिन्हित किया जाता है। मतीराम के व्याख्याखंड को जब हम पढ़ेंगे, व्याख्याखंड पर जब हम बात करेंगे, तो मतीराम की पृष्ठभूमि को हमें अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा। नमस्कार।